एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया था। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक करके पायरुविक एसिड बना लेता है। अब ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन, पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज जब टूट के पायरुविक एसिड बनाएगा तो कितने बना देगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको 2 पायरुविक एसिड मिल जाएंगे। आज हम लोग ये देखेंगे इन पायरुविक एसिड का हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको ऐसे कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं आएंगे। थोड़ी बातें हैं जो आपको याद रख लेनी होगी। वो ये हैं कि आपको ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH मिलते हैं और 2 ATP मिलते हैं। ये आपका नेट गेन है, ग्रॉस गेन नहीं है। 2 ATP मिल जाते हैं और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये 3 बातें आप याद रखो तो आज की क्लास एटलीस्ट समझ जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं पायरुवेट का होता क्या है। देखना, पायरुवेट 3 जगह यूज़ हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन, बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी खासे अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब एरोबिक पाथवे। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अगर दूसरी कंडीशन हो सकती है ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो जाए, और तीसरी कंडीशन हो सकती है अनअवेलेबल, और तीसरी कंडीशन हो सकती है ऑक्सीजन कम अमाउंट में अवेलेबल हो। ठीक है, तीनों कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले मान लो ऑक्सीजन अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल है, तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा और आपको 36 से 38 ATPs दिलवाएगा। ठीक है, अगर वो कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर उस टाइम पे, ऐसी कंडीशन आपकी मसल्स के अंदर होती है, तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करता। अगर कम ऑक्सीजन है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर लैक्टिक एसिड बनाएगा। और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कोई ATP नहीं मिलने वाली है, बल्कि जो NADH आपने यहाँ पर गेन किए थे ना, ये यूज़ भी हो जाते हैं यहाँ पर। पायरुवेट की तीसरी कंडीशन है ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो जाए। ऐसी कंडीशन होती है आपके ईस्ट के अंदर, और ईस्ट क्या करता है? पायरुवेट का इथेनॉल बना देता है। अब पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड, ये इथेनॉल है 2 कार्बन कंपाउंड, तो ऑब्वियस सी बात है एक CO2 निकल जाती है। खैर, इन दोनों के बारे में तो फिर कभी बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है। तो देखना, पायरुवेट है सबसे पहले आपका। पायरुवेट जो आपका है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये एंटर कर जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें एक बार। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद दिला देता हूँ। देखना, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले तो एक आउटर वॉल होती है, ठीक है, उसके बाहर एक इनर वॉल होती है, इन्हें हम मेम्ब्रेन्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती है ये आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आप देख रहे हो ये स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जगह आपको दिख रही है इसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पायरुवेट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा मैट्रिक्स में, और रिएक्शन मैट्रिक्स में चलेगी, और मैट्रिक्स के अंदर उसकी रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल रिएक्शन होगी वो आपकी पेरी मेम्ब्रेन स्पेस में चलती है। चलो इसे देखते हैं आगे। देखो होगा क्या, जो आपका पायरुवेट है, आपका पायरुवेट सबसे पहले कितने कार्बन का कंपाउंड है आपको ये पता होना चाहिए। तो पायरुवेट है मेरा 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड को मेरे को क्या करना है, एनर्जी चाहिए ना। तो ये 3 कार्बन कुछ ऐसे जुड़े हुए होंगे, तो मेरे को ये बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे को एनर्जी मिलेगी। तो एक काम करते हैं, पहले एक बॉन्ड तोड़ते हैं और अगली वीडियो में बचे हुए दोनों कार्बन को तोड़ेंगे। आज हम सिर्फ एक ही कार्बन को तोड़ेंगे। देखना आप ध्यान से, पायरुवेट है, पायरुवेट के अंदर मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक कोएंजाइम A डालूंगा। ये क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, NAD+ डालता हूँ। ये काम करो, इसे ऐसे समझो, वैसे समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैं एक पायरुवेट ले लेता हूँ, इसके अंदर कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है 3 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होंगे इनके अंदर। ठीक है, अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूँ मैं पायरुवेट के, मैं बस बता रहा हूँ कि पायरुवेट में 3 कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो पायरुवेट के अंदर
ये कार्बन के बॉन्ड तोड़ोगे तब भी एनर्जी मिलेगी। अब ये जो कार्बन के बॉन्ड तोड़ोगे फिर हाइड्रोजन के भी बॉन्ड टूटेंगे और इन बॉन्ड्स के टूटने से आपको एनर्जी मिलेगी। मैं आपको एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई दिखाऊंगा। तो देखना मेरी बात, अगर मान लो मैं 3 कार्बन को तोड़ करके 2 कार्बन में कन्वर्ट कर दूंगा तो हाइड्रोजन भी तो टूटे होंगे साथ में, इन हाइड्रोजन का भी कुछ करना पड़ेगा। अब देखना क्या है, अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। देखो मान लो मैं यहाँ से पायरुवेट को तोड़ के एक 2 कार्बन का कंपाउंड बना देता हूँ, ठीक है। और वो 2 कार्बन का कंपाउंड क्या बनता है, वो बनता है एसिटाइल कोए, ठीक है। पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है और एसिटाइल कोए एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अब सुनना, जो हाइड्रोजन टूटे होंगे उनका क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन है उनको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने आ जाएगा आपका NAD+ और ये बना देगा NADH+H+, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अब ज़रा ये रिएक्शन को देखना, जब मैं पूरा लिखूंगा आपको कितने आराम से समझ आएगी। देखो पायरुवेट है मेरा, सबसे पहले पायरुवेट है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, मेरे को इससे क्या बनाना है, एसिटाइल कोए, ठीक है। मतलब 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना है और उसमें एक और नाम एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था, दैट इज़ कोए। तो एक कोएंजाइम है, मेरे को बाहर से इसमें डालना पड़ेगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और क्या क्या मेरे को रिएक्शन में डालना पड़ेगा, मैंने NADH भी तो बना लिया ना, तो NAD+ तो देना पड़ेगा ना, तभी तो NADH बनेगा। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन में NAD+ भी दे देता हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें समझ आई पहले, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या हुआ है पहले वो देखना। रिएक्शन में क्या हुआ, ये जो NAD+ था इसने हाइड्रोजन लेकर के NADH बनाया, पायरुवेट ने अपना एक कार्बन लूज़ करा और क्या बना दिया, एसिटाइल कोए। एसिटाइल तो 2 कार्बन का होता है, ठीक है ना, आपने एसिटिक एसिड पढ़ा होगा। तो वैसे ही एसिटाइल जो भी नाम आता है तो ये 2 कार्बन के लिए ही बात की जाती है। तो एसिटाइल कोए बन गया एक तो पायरुवेट से मेरा, ठीक है। और क्या क्या बना है मेरा, एसिटाइल कोए तो यूज़ हो गए, और NADH से क्या क्या बना है मेरा, NADH+H+, एक ये कंपाउंड बना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NaDH2, ठीक है। और फाइनली एक चीज़ और, एक बात बताओ, पायरुवेट में 3 कार्बन थे, 3 में से यहाँ पर 2 ही पहुँचे हैं, तो बचा हुआ एक कार्बन कहाँ चला जाएगा, बचा हुआ एक कार्बन CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई। अब मेरी एक बात को और ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक एंजाइम भी आना चाहिए, बिना एंजाइम के तो ऐसी रिएक्शंस नहीं होती हैं, बायोलॉजी की रिएक्शंस बिना एंजाइम के नहीं होती हैं। तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज़ होना चाहिए, यहाँ पर मैंने क्या करा है, पायरुवेट में से हाइड्रोजन निकाला है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें से हाइड्रोजन निकाला तभी तो NAD+ को दिया था। तो इस पे जो एंजाइम है उसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसको होने के लिए एक और इसको एंजाइम को अपने साथ एक कोफैक्टर चाहिए होता है, दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो पाती है। इतनी रिएक्शन आपको एटलीस्ट समझ आनी चाहिए। अब इस रिएक्शन के बाद ये जो हमारा एसिटाइल कोए है, ध्यान से सुनना, एसिटाइल कोए आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। वो कैसे करेगा, क्रेब्स साइकिल हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया और ये मिला किससे था, पायरुवेट से मिला था, ठीक है ना। और पायरुवेट किससे मिला था, पायरुवेट मिला था आपको ग्लाइकोलिसिस से। मतलब इस एक रिएक्शन ने ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ा हुआ है। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये एक रिएक्शन होती है, फिर क्रेब्स साइकिल हो पाती है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। ये जोड़ रही है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से। और एक बात सुनना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, ऑब्वियसली हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिलीज़ होती है, जिस भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और एक बात है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर NAD+ से NADH2 बना है ना, NAD+ ने हाइड्रोजन निकाल लिया पायरुवेट में से। इसका मतलब क्या हुआ कि पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, लेकिन पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन तो हुआ है ना। तो
एक तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है और NADH ने हाइड्रोजन निकाल लिया, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये दोनों नाम क्लियर होंगे, क्यों इसे लिंक रिएक्शन और क्यों इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो अब एक बार हिसाब किताब कर लें कि आप कितने ATP और कितने NADH इकट्ठा हो चुके हैं। चलो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मैं जो भी हिसाब किताब दूंगा आपको, वो आपको सिर्फ दूंगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। मेरे पास सबसे पहले एक 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, मेरे को उससे पायरूवेट मिला और पायरूवेट में 3 कार्बन मिले, ठीक है, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिले मेरे को। इन 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट के साथ मेरे को क्या क्या मिला था, मेरे को 2 ATP मिले थे और 2 NADH मिले थे, ठीक है। इतना हिसाब किताब आपको समझ आया। पायरूवेट के आगे का आधा हिसाब हमने पढ़ा है अभी, सिर्फ आधा। क्या आधा हिसाब पढ़ा है हमने? पायरूवेट से एसिटाइल कोए बना लिया और यहाँ पर हमें क्या हुआ, कोई ATP मिला है क्या पीछे? नहीं, हमें सिर्फ NADH मिला है। अच्छा, कितने NADH मिले हैं? एक पायरूवेट से, एक पायरूवेट की रिएक्शन से एक NADH मिला है, तो 2 पायरूवेट है ना हमारे पास, तो NADH भी कितने मिल जाएंगे? 2। तो इसके आगे का हिसाब तो कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है फाइनल हिसाब हमारे पास, कि हमारे पास 2 तो ATP मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं और 4 NADH मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, ठीक है। इतना हिसाब किताब आपको समझ आ गया। और देखो, ये जो ग्लूकोज से पायरूविक एसिड बना था, इतनी चीज़ ये कहाँ पर हुई थी? ये सेल के साइटोप्लाज्म में हुई थी। और ये जो पायरूवेट से एसिटाइल कोए बना है, ये कहाँ पर हुआ है? ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है। अच्छा, आपको साइटोप्लाज्म तो पता है ना, ये एक सेल होता है, ये सेल का न्यूक्लियस होता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर जो भी ये पूरा एरिया बचता है न्यूक्लियस को छोड़ के, ये सबको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पड़े रहते हैं। आई होप आप इतना आपको पता होगा, आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ कर आए हो, ठीक है। तो यहाँ तक का हिसाब अगर आपको क्लियर है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल, और इसको याद करने का, ये जितनी मुश्किल लगती है उससे बहुत आसान है इसको याद करने का। एक बहुत सिंपल सा निमोनिक्स है, कैन आई कीप सेलिंग सबस्ट्रेट फॉर मनी ऑफिसर, और इस निमोनिक से इसे आराम से याद करा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एंजाइम्स के साथ हम इसे याद करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।